शॉपिंग पर जाते हैं, सामान लेते हैं और हाथ में आ जाता है एक कैरी बैग, कभी प्लास्टिक का, कभी कागज का, या शायद कपड़े का भी। मतलब रोजमर्रा की बात है ना? हाँ, बिल्कुल। पर कभी सोचा है कि इनमें से कौन सा बैग असल में मतलब पर्यावरण के लिए कम नुकसानदेह है? ये सवाल लगता तो बड़ा सीधा है, पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। सही बात है, काफी पेचीदा है ये। आज हम इसी उलझन की तह तक जाएंगे। हमारे पास ना यूके की एनवायरनमेंट एजेंसी की 2006 की एक काफी विस्तृत रिपोर्ट है। हाँ, वो LCA वाली रिपोर्ट, हाँ, लाइफ साइकिल असेसमेंट, जो अलग अलग बैग्स के पूरे जीवन चक्र, मतलब बनने से लेकर खत्म होने तक के असर की तुलना करती है। हाँ, ये थोड़ी पुरानी है, 2006 की है, तो ये उस वक्त के बैग्स का विश्लेषण है, पर इसके नतीजे आज भी मतलब काफी चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल, और उसके फंडामेंटल्स तो आज भी लागू होते हैं। साथ ही हम दुनिया भर में सिंगल यूज प्लास्टिक घटाने की जो कोशिशें हो रही हैं, उन पर भी नजर डालेंगे। इसके लिए हम OECD की एक रिपोर्ट के जो निष्कर्ष हैं, उनका सहारा लेंगे। देखेंगे कि कौन सी नीतियां काम कर रही हैं और कौन सी शायद उतना नहीं। हाँ, ये देखना भी जरूरी है। तो हमारा मकसद साफ है, इस विषय की गहरी समझ देना, वो भी कम समय में, ताकि सब खुद जान सकें कि इन साधारण से दिखने वाले बैग्स की कहानी आखिर है क्या। और हाँ, कुछ ऐसे फैक्ट्स सामने आएंगे जो शायद सोचने का नजरिया ही बदल दें। तो चलें शुरू करें इस पड़ताल को। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? ये LCA क्या चीज़ है, थोड़ा इसे समझाइए पहले। हाँ, तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम किसी भी बैग के पर्यावरणीय असर की बात करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है। अच्छा। ज्यादातर असर, आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बनने की प्रक्रिया में होता है। बनाने में? हाँ, यानी कच्चा माल निकालने में, फिर उसे बैग की शक्ल देने में, इसमें जो ऊर्जा और संसाधन लगते हैं ना, वो सबसे ज्यादा असर डालते हैं। ओ, और जो हम सोचते हैं कि ट्रांसपोर्ट या फेंकने का असर होगा, वो भी होता है, पर तुलना में काफी कम। मतलब ट्रांसपोर्ट या इस्तेमाल के बाद फेंकना या रिसाइकिल करना, इनका असर कम है। हाँ, कुछ खास मामलों को छोड़ दें तो। अच्छा, तो मतलब बैग किस चीज से बना है और उसे बनाने में कितनी मेहनत लगी, ऊर्जा लगी, ये सबसे अहम है। फिर तो कहानी मटेरियल की हुई है ना? हाँ, मटेरियल और उत्पादन प्रक्रिया बहुत अहम है, बिल्कुल। लेकिन यहीं पर यूके की वो जो रिपोर्ट है ना, उसका सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे जरूरी संदेश सामने आता है। क्या है वो? वो है बैग का दोबारा इस्तेमाल, रीयूज। आप कोई भी बैग लें, प्लास्टिक, कागज, कपड़ा, कोई भी, उसे जितनी ज्यादा बार इस्तेमाल करेंगे, हर इस्तेमाल का जो पर्यावरणीय बोझ है वो उतना ही कम होता जाएगा। अच्छा। ये सबसे बुनियादी और सबसे कारगर तरीका है असर कम करने का, बार बार इस्तेमाल करना। ठीक, ये तो हुई सबसे जरूरी बात, मतलब रीयूज रीयूज रीयूज। अब आते हैं अलग अलग बैग्स पर। सबसे आम वाला लेते हैं पहले, वो पतला वाला प्लास्टिक बैग, HDPE कहते हैं शायद। हाँ, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, HDP। रिपोर्ट इसे तुलना का आधार यानी बेसलाइन मानती है। तो इसका क्या हिसाब किताब है? देखिए, ये पारंपरिक HDP बैग हल्के होते हैं और इन्हें बनाने में तुलनात्मक रूप से कम संसाधन लगते हैं। इसलिए इनका जो शुरुआती असर है वो कई दूसरे विकल्पों से कम होता है। लेकिन रिपोर्ट ने एक बहुत ही दिलचस्प बात उजागर की थी, खासकर 2006 के यूके के संदर्भ में। क्या? अगर इन पतले प्लास्टिक बैग्स को शॉपिंग के बाद घर पर डस्टबिन लाइनर की तरह, मतलब कचरे की थैली की तरह दोबारा इस्तेमाल किया जाए, हाँ, करते हैं कई लोग, तो उनका पर्यावरणीय प्रदर्शन काफी सुधर जाता है। रिपोर्ट का अनुमान था कि उस वक्त करीब 40% लोग ऐसा कर रहे थे। अच्छा, 40%? और इससे क्या होता था कि नए बिन लाइनर खरीदने और बनाने की जरूरत कम हो जाती थी। और मजे की बात यह है कि ये फायदा उन्हें सिर्फ रिसाइकिल करने से भी ज्यादा था। अरे वाह, ये तो बिल्कुल उल्टा है जो हम आमतौर पर सोचते हैं। मतलब उसे कचरे की थैली की तरह इस्तेमाल करना रिसाइकलिंग से भी बेहतर था पर्यावरण के लिए। उस रिपोर्ट के विश्लेषण के हिसाब से हाँ, चौंकाने वाला है, पर यह आंकड़ा था। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। तो फिर इस बेसलाइन के मुकाबले, मतलब वो HDPE बैग जिसे 40% बिन लाइनर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके मुकाबले बाकी बैग्स कैसे टिकते हैं? उन्हें कितनी बार इस्तेमाल करना पड़ता है बेहतर बनने के लिए, खासकर वो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP के मामले में? हाँ, GWP के लिहाज से यहीं पर आंकड़े सबसे ज्यादा चौंकाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस बेसलाइन HDPE बैग से बेहतर होने के लिए हाँ, सबसे पहले बात करते हैं कॉटन यानी सूती बैग की, जिसे अक्सर हम पर्यावरण का हीरो मानते हैं ना। हाँ बिल्कुल, सबसे इको फ्रेंडली वही लगता है। उसे कम से कम 173 बार इस्तेमाल करना होगा। क्या? एक मिनट, 173 बार कॉटन बैग के लिए, जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं कि ये इको फ्रेंडली है?
ये आंकड़ा तो यकीन करने लायक नहीं लगता। ऐसा क्यों? हाँ, ये आंकड़ा एकदम स्तब्ध करने वाला है, पर इसके पीछे ठोस वजह है। देखिए, कॉटन उगाने में काफी संसाधन लगते हैं, पानी, जमीन, हाँ, वो तो सुना है। और फिर उसे साफ करने, धागा बनाने और वो क्या कहते हैं, कपड़ा बुनने की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। अच्छा। यूके की रिपोर्ट में पानी और जमीन के इस्तेमाल पर बहुत ज्यादा विस्तृत डेटा की कमी बताई गई है, ये सच है। लेकिन जो उत्पादन प्रक्रिया का GWP है, यानी ग्लोबल वार्मिंग पर असर, वो बहुत ज्यादा होता है। ओह, इसलिए उसका जो शुरुआती पर्यावरणीय बोझ है, वो इतना ज्यादा होता है कि उसे उस साधारण से दिखने वाले पतले प्लास्टिक बैग से, जो बिन लाइनर भी बन रहा है, उससे बेहतर बनने के लिए इतनी ज्यादा बार इस्तेमाल करना पड़ता है, 173 बार। समझ गई, मतलब शुरुआती लागत ही इतनी ज्यादा है पर्यावरण के लिहाज से कि उसे वसूलने के लिए बहुत लंबा इस्तेमाल चाहिए। बाप रे। अच्छा, और दूसरे तरह के बैग जैसे वो बायोडिग्रेडेबल वाले या कागज के बैग, उन पर कुछ और जानकारी? हाँ, तो रिपोर्ट में स्टार्च पॉलिएस्टर ब्लेंड वाले बायोडिग्रेडेबल बैग का भी जिक्र था। 2006 की रिपोर्ट के समय वो बैग पारंपरिक प्लास्टिक से भारी थे और बनाने में भी ज्यादा असर डालते थे। तो उनका GWP भी ज्यादा था? हाँ, GW भी ज्यादा था। अगर उन्हें सही तरीके से कंपोस्ट किया जाए तो वो लैंडफिल में मीथेन बनाने से बच सकते हैं, जिससे GDP कम होता है। लेकिन कंपोस्टिंग से नए वर्जिन मटेरियल की जरूरत कम नहीं होती, जैसे रिसाइकलिंग से हो सकती है। और यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि 2006 के बाद से बायोपॉलीमर तकनीक में काफी तरक्की हुई है, तो आज शायद हल्के और बेहतर विकल्प मौजूद हों। हाँ, ये बात भी है, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। और कागज का बैग, जैसा हमने देखा, GWP के लिहाज से उसे बेसलाइन से बेहतर होने के लिए 4 बार इस्तेमाल करना जरूरी है। 4 बार, ठीक है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि कागज को रिसाइकल करने से GWP तो कम होता है, लेकिन कुछ दूसरे पर्यावरणीय असर, जैसे जलीय इकोटॉक्सिसिटी। जलीय इको क्या? मतलब पानी में रहने वाले जीवों पर जहरीला असर, वो बढ़ सकता है। ओ, मतलब एक फायदा तो दूसरा नुकसान। कुछ ऐसा ही। वैसे कागज के बैग का इतिहास भी मजेदार है। मैंने कहीं पढ़ा था कि 19वीं सदी में मार्गरेट नाइट नाम की एक महिला ने इसका फ्लैट बॉटम वाला डिजाइन बनाया था ताकि ये सीधा खड़ा रह सके। हाँ, बिल्कुल। और फिर चार्ल्स स्टिलवेल ने इसमें साइड में वो सिलवटें डालकर इसे सेल्फ ओपनिंग यानी SOS, सेल्फ ओपनिंग सैक बना दिया था। सही कहा, ये डिजाइन सुधार बहुत कारगर साबित हुए। अच्छा, रिपोर्ट में एक और किस्म के बैग का जिक्र है, HDP प्रोडेग्रेडेंट बैग। प्रोडेग्रेडेंट, ये क्या होता है? इसमें एक एडिटिव मिलाया जाता है। दावा ये होता है कि इससे प्लास्टिक धूप या गर्मी में छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। अच्छा, तो ये बायोडिग्रेडेबल जैसा हुआ? पूरी तरह नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक इसका GWP असर लगभग पारंपरिक HDPE जैसा ही था। एडिटिव का अपना असर कम था, लेकिन एक बड़ी चिंता ये जताई गई कि ये प्लास्टिक को पूरी तरह खत्म नहीं करता। तो फिर ये उसे माइक्रोप्लास्टिक में बदल सकता है, जिससे रिसाइकलिंग की गुणवत्ता खराब हो सकती है। इसीलिए रिपोर्ट ने इसे रिसाइकलिंग के विश्लेषण में शामिल ही नहीं किया। बाप रे, माइक्रोप्लास्टिक, वो तो और खतरनाक है। तो अगर हम यूके की इस रिपोर्ट का निचोड़ निकालें तो एक ही बात बार बार सामने आ रही है कि कोई भी बैग हो, उसे फेंकने से पहले जितनी बार हो सके इस्तेमाल करो। सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही। यही इस पूरी रिपोर्ट का सबसे बड़ा सबक है। उत्पादन का असर इतना ज्यादा है कि उसे कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है बार बार इस्तेमाल, रीयूज रीयूज रीयूज। ये तो एकदम साफ हो गया। मतलब कौन सा बैग चुने से ज्यादा जरूरी सवाल है बैग को कितनी बार इस्तेमाल करें। लेकिन एक और चीज है, रिसाइकलिंग। इस पर बहुत बात होती है। कई लोग मानते हैं कि अगर हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करें तो समस्या हल हो जाएगी। यूके की रिपोर्ट इस बारे में क्या कहती है? क्या रिसाइकलिंग वाकई समाधान है? देखिए, रिसाइकलिंग से कुछ फायदे जरूर होते हैं, खासकर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP कम करने में और अजैविक संसाधनों की कमी। मतलब जो खनिज या धातु जैसे नॉन रिन्यूएबल संसाधन है, उनका कम इस्तेमाल होता है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि ये फायदे अक्सर सीमित होते हैं और कभी-कभी इसके अनपेक्षित मतलब नेगेटिव पहलू भी हो सकते हैं। नेगेटिव रिसाइकलिंग के? हाँ, जैसे रिपोर्ट ने पाया कि 2006 के संदर्भ में अगर HDP बैग को बिन लाइनर की तरह इस्तेमाल करने के बजाय रिसाइकिल किया जाता, जिसके लिए उसे अक्सर लंबी दूरी जैसे चीन भेजना पड़ता था। अच्छा। और कुछ पर्यावरणीय प्रभाव जैसे मानव विषाक्तता, ह्यूमन टॉक्सिसिटी, वो बढ़ भी सकते थे। रिसाइकलिंग से नुकसान ये कैसे मुमकिन है? इसके 2 मुख्य कारण बताए गए थे रिपोर्ट में। पहला, जैसा मैंने कहा, रिसाइकलिंग के लिए प्लास्टिक को दूर भेजने का ट्रांसपोर्टेशन असर।
दूसरा, रिपोर्ट के मुताबिक उस समय यूके में कचरे को जलाकर ऊर्जा बनाने की व्यवस्था थी, जिसे इंसिनरेशन विद एनर्जी रिकवरी कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो रिसाइकलिंग करने से उतनी ऊर्जा नहीं बचती थी जितनी इस प्रक्रिया से मिल जाती थी। अब जब कचरे से ऊर्जा नहीं बनी तो देश को ज्यादा बिजली कोयला या गैस जैसे पारंपरिक स्रोतों से बनानी पड़ी, जिसका अपना अलग पर्यावरणीय असर होता है। ओह, मतलब एक सिस्टम का असर दूसरे पे पड़ रहा था। बिल्कुल। इसी तरह कागज की रिसाइकलिंग GWP कम करती है, पर जैसा हमने पहले कहा, जलीय इकोटॉक्सिसिटी जैसे दूसरे प्रभाव बढ़ा सकती है। मतलब रिसाइकलिंग कोई जादुई छड़ी नहीं है, इसके भी अपने फायदे नुकसान हैं जिन्हें ध्यान से देखना पड़ता है। तो अगर रिसाइकलिंग भी पूरी तरह समाधान नहीं है और दोबारा इस्तेमाल सबसे जरूरी है, तो सरकारें क्या कर रही हैं ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक की बाढ़ सी आई हुई है, इसे रोकने के लिए? हाँ, OECD की रिपोर्ट कुछ नीतियों की बात करती है। हाँ, दुनिया भर में सरकारों ने कई तरह के कदम उठाए हैं और उनके नतीजे भी अलग अलग रहे हैं। कुछ मुख्य तरीके ये हैं। पहला है टैक्स और चार्ज लगाना। हाँ, जैसे कई दुकानों में अब बैग के पैसे लगते हैं। बिल्कुल, और ये काफी कारगर साबित हुआ है। जैसे आयरलैंड और वेल्स में प्लास्टिक बैग पर चार्ज लगाने से उनका इस्तेमाल नाटकीय रूप से कम हुआ। आयरलैंड में 90% और वेल्स में 71% तक। बाप रे, 90%? हाँ, और वेल्स की नीति इसलिए खास थी क्योंकि वहां सिर्फ पतले प्लास्टिक बैग पर नहीं, बल्कि सभी तरह के सिंगल यूज कैरी बैग्स, प्लास्टिक, कागज, यहां तक कि बायोप्लास्टिक सब पर चार्ज लगाया गया था। अच्छा, सब पर? हाँ, इसका नतीजा ये हुआ कि लोग सिर्फ प्लास्टिक छोड़कर कागज के सिंगल यूज बैग पर नहीं गए, बल्कि वाकई में दोबारा इस्तेमाल होने वाले रीयूजेबल बैग्स अपनाने लगे। ये दिलचस्प है। मतलब सिर्फ एक मटेरियल को टारगेट करने के बजाय पूरी सिंगल यूज आदत पर चोट करने से बेहतर नतीजे मिले। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दूसरा तरीका है बैन, यानी प्रतिबंध लगाना। हाँ, कई शहरों में बैन भी है। कैलिफोर्निया जैसी जगहों पर सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स पर बैन लगाने के बाद सड़कों और खासकर समुद्री तटों पर प्लास्टिक कचरे में भारी कमी देखी गई। एक स्टडी के मुताबिक कैलिफोर्निया में तटीय सफाई अभियानों में मिलने वाले प्लास्टिक बैग्स 70% से ज्यादा कम हो गए। तो क्या बैन लगाना ही सबसे अच्छा तरीका है? कचरा तो कम हो ही रहा है। बैन कचरा कम करने में प्रभावी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा खतरा है। अर्थशास्त्री इसे कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव, ये क्या है? सोचिए, अगर आपने सिर्फ पतले प्लास्टिक बैन किए तो लोग क्या करेंगे? शायद दुकान से मोटा वाला प्लास्टिक बैग ले लेंगे या कागज का। बिल्कुल, हो सकता है वो दुकानों से मिलने वाले मोटे प्लास्टिक बैग्स या कागज के बैग या कोई और सिंगल यूज विकल्प ज्यादा इस्तेमाल करने लगें। और जैसा हमने यूके की रिपोर्ट से देखा, अगर इन विकल्पों को भी एक दो बार इस्तेमाल करके फेंक दिया गया तो उनका कुल पर्यावरणीय असर शायद बैन किए गए पतले प्लास्टिक बैग से भी ज्यादा हो सकता है। एग्जैक्टली, खासकर कॉटन या कागज के मामले में। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। कई जगह प्लास्टिक बैन हुआ तो दुकानों में अचानक बहुत मोटे मोटे कागज के बैग आ गए और उन्हें भी लोग शायद एक ही बार इस्तेमाल करते हैं। सही कहा। इसलिए नीतियां बनाते समय ये सोचना बेहद जरूरी है कि हम लोगों को किस विकल्प की तरफ धकेल रहे हैं। क्या हमारी नीति वाकई में दोबारा इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है या अनजाने में एक समस्या को दूसरी, शायद उससे भी बड़ी समस्या से बदल रही है? सिर्फ प्लास्टिक पर फोकस करना काफी नहीं, पूरी तस्वीर देखनी होगी। सही बात है। अच्छा, और इन सरकारी नीतियों के अलावा OECD रिपोर्ट में स्वैच्छिक समझौतों का भी जिक्र है, मतलब वॉलंटरी एग्रीमेंट्स, जैसे जब कंपनी और इंडस्ट्री खुद मिलकर कुछ लक्ष्य तय करते हैं। यूके प्लास्टिक्स पैक्ट जैसे उदाहरण दिए, ये कितने प्रभावी होते हैं? हाँ, ये स्वैच्छिक समझौते भी एक टूल हैं। ये जागरूकता बढ़ा सकते हैं, कंपनियों को एक मंच पर ला सकते हैं और कुछ हद तक सुधार भी ला सकते हैं। लेकिन इनकी सफलता कई चीजों पर निर्भर करती है। पहली बात, लक्ष्य कितने महत्वाकांक्षी हैं? क्या वे वाकई में बड़ा बदलाव लाने लायक हैं? दूसरी, उनकी निगरानी कैसे हो रही है? क्या कंपनियां सिर्फ वाले कर रही हैं या असल में उन पर अमल भी कर रही हैं? अकाउंटेबिलिटी का सवाल है। बिल्कुल। तीसरी, क्या सरकार की तरफ से कठोर नियम बनाने का दबाव बना रहता है? क्योंकि कई बार ये समझौते सिर्फ इसलिए किए जाते हैं ताकि सख्त सरकारी कानून ना बने। अच्छा, दबाव टालने के लिए? हाँ, हो सकता है। इनमें अक्सर पारदर्शिता की कमी होती है और जमीन पर हुए वास्तविक बदलाव को मापना मुश्किल होता है। तो ये उपयोगी हो सकते हैं, पर इन्हें रामबाण नहीं माना जा सकता। सरकारी निगरानी और दबाव की जरूरत बनी रहती है। समझ गई। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हमें अपने श्रोताओं को एक मुख्य संदेश देना हो तो वो क्या होगा? सबसे मुख्य और सबसे जरूरी संदेश जो यूके की LCA रिपोर्ट बार बार कहती है,
आप कोई भी शॉपिंग बैग इस्तेमाल करें, पतला प्लास्टिक, मोटा प्लास्टिक, कागज, जूट, कॉटन, कुछ भी, उसे ज्यादा से ज्यादा बार इस्तेमाल करें। फेंकने से पहले सोचें, क्या ये एक बार और काम आ सकता है? यही पर्यावरण पर असर कम करने की सबसे बड़ी कुंजी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक सबसे अच्छा या सबसे बुरा बैग नहीं है, जैसा हम अक्सर मान लेते हैं। बिल्कुल, कोई एक जादुई बैग मौजूद नहीं है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि उसे कितनी बार इस्तेमाल किया गया। वो साधारण सा पतला प्लास्टिक बैग, HDP, हाँ, अगर उसे कई बार इस्तेमाल किया जाए, खासकर शॉपिंग के बाद बिन लाइनर के तौर पर, तो वो कई महंगे और तथाकथित इको फ्रेंडली विकल्पों से बेहतर साबित हो सकता है। खासकर कॉटन बैग की तुलना में। हाँ, खासकर कॉटन बैग की तुलना में, जिसे अपने उत्पादन के भारी बोझ को उतारने के लिए 173 बार इस्तेमाल करना पड़ता है, उस 2006 की रिपोर्ट के बेसलाइन के अनुसार। ये बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए। और जब सरकारें नीतियां बनाती हैं तो उन्हें OECD रिपोर्ट की वो चेतावनी, प्रतिस्थापन प्रभाव, उसे गंभीरता से लेना होगा। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ प्लास्टिक पर उंगली उठाने के बजाय शायद सभी तरह की सिंगल यूज चीजों पर ध्यान देना और दोबारा इस्तेमाल यानी रीयूज की संस्कृति को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना ज्यादा असरदार हो सकता है। एकदम सही कहा आपने। नीतियों का मूल्यांकन करते समय पूरे जीवन चक्र को देखना, सभी संभावित विकल्पों को ध्यान में रखना और अनचाहे नतीजों से बचने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम एक समस्या को हल करने के चक्कर में दूसरी खड़ी कर लेंगे। तो अगली बार जब कोई खरीदारी करने निकले तो शायद पहला सवाल ये होना चाहिए, क्या मेरे पास घर पर कोई पुराना बैग पड़ा है जिसे मैं साथ ले जा सकती हूँ? बिल्कुल। चाहे वो किसी भी मटेरियल का क्यों ना हो, उसे एक बार और इस्तेमाल करना शायद सबसे टिकाऊ कदम हो। हाँ, और ये हमें एक और बड़े सवाल की तरफ ले जाता है ना? किस सवाल की तरफ? क्या हमारा ध्यान सिर्फ शॉपिंग बैग्स पर ही सीमित रहना चाहिए, या हमें जरूरत है पूरी पैकेजिंग व्यवस्था पर, उत्पादों को हम तक पहुंचाने के तरीकों पर, और हमारी इस इस्तेमाल करो और फेंको वाली संस्कृति पर ही बुनियादी रूप से पुनर्विचार करने की? ये वाकई एक गहरा सवाल है। सिर्फ बैग नहीं, पूरी व्यवस्था। इस पर हम सबको सोचना चाहिए।